हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है कि डाटा कैसे कहां से आता है, कितने प्रकार के डाटा होते हैं, डाटा को कलेक्शन करते समय क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हम लोग सैंपल पढ़े थे, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात किस प्रकार से डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने प्रकार का होता है। अर्थात जब हम डाटा को कलेक्ट करने जाएँ तो हम यह देख पाएँ कि कौन सा डाटा है, इंटरनल डाटा है, एक्सटर्नल डाटा है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। ये सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम कोई भी फॉलो अप रखते हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च जब करने जाते हैं तो उसमें प्राइमरी डाटा की भी आवश्यकता पड़ सकती है, सेकेंडरी डाटा की भी आवश्यकता पड़ सकती है, टोटल सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है, टोटल प्राइमरी डाटा भी हो सकता है। तो ये चीज़ों का जानना ज़रूरी है आपको कि कौन सा डाटा कहाँ पर यूज होता है और कितने प्रकार के डाटा होते हैं। उसके बाद क्या उसके मेजरमेंट होंगे, उसको आगे देखा जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ डाटा। देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइप्स ऑफ डाटा में डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी डिवाइड की गई है। ओके, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी डिवाइड की गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिसके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर डाटा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर क्या है, रॉ डाटा एंड प्रोसेस्ड डाटा। रॉ मीन्स कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओके, और इंफॉर्मेशन को यदि नॉलेज में किसी कंक्लूजन में आप ड्रॉ कर दी हैं, दैट इज प्रोसेस डाटा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग हो रही है, तो अकाउंटिंग के लिए जो डाटा आ रहा है तो रॉ डाटा है, और उससे आप बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस और अकाउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेस डाटा, राइट। तो यहाँ समझ गए, रॉ डाटा एंड प्रोसेस डाटा। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स के आधार पर क्या है, इंटरनल डाटा एंड एक्सटर्नल डाटा। इंटरनल मीन्स कि जो संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा है, ओके, एक टाटा कंपनी है, तो टाटा के कुछ इंटरनल सोर्स होंगे, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी, दैट इज इंटरनल डाटा। एंड एक्सटर्नल डाटा, अन्य कंपनी डाटा या और चीज़ों का डाटा, दैट इज एक्सटर्नल, राइट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, क्योंकि देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिलेबस में है, ये जानना चाहिए, इसलिए मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को सब कुछ आपको बता दूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किस डाटा कितने प्रकार का होगा। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव मीन्स जानते हैं गुण के आधार पर, ओके, कि आप कितना अच्छा हैं, ओके, आप महान कितना हैं, ओके। ये सब चीज़ें जब आप करते हैं, कोई भी आपके सीखने की क्षमता कितनी है, ओके, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सब चीज़ें दैट इज क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटी देखी जा रही है, आपकी गुण देखा जा रहा है जब इसका डाटा लेता है। सेकेंड जानते हैं इसका ज़्यादा यूज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वान्टिटेटिव डाटा, जो सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, क्योंकि जानते हैं जो हमारी रिसर्च है प्योरली स्टैटिस्टिक्स से बेस्ड रहती है, और जब आपको क्वांटिटेटिव डाटा नहीं रहेगा तो कौन से स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। तो इसलिए इन सब क्वालिटेटिव डाटा को भी आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, राइट। अब यहाँ क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट मीन्स इंडिविजुअल की वेरिएबल्स, जिसको इंडिविजुअल वेरिएबल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर 1 पर कौन व्यक्ति है, 2 पे कौन व्यक्ति है, इस प्रकार के डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहे जाते हैं। कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस मीन्स 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, दैट इज कंटिन्यूअस। 1 से 10 साल के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। ओके, दोनों चीज़ समझ गए। मान लीजिए पूछा जाए कि 10 साल के लिए तो कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, और पूछा जाए कि 10 से 20 साल के बीच में कितने लोग हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। सिंपल से एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। जब इंडिविजुअल की बात की जाती है तो डिस्क्रीट, एंड रेंज की बात की जा रही है कि 50 किलो से 60 किलो के बीच में, 5 फीट से 6 फीट के बीच में कितने लोग हैं, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, तो आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द सोर्स। ओके, देखिए यहाँ पर भी वही है, इंटरनल रिपीट हो गया, एक्सटर्नल डाटा है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें बता ही दिया हूँ, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। ओके,
ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द कलेक्शन, कलेक्शन के आधार पर डाटा, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डाटा। तो हम लोग डिटेल्ड जो स्टडी करेंगे, जो पीछे वाला था उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी किस करेंगे, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के आधार पर। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंड इज सेकेंड डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के आधार पर जब वो फील्ड में जाता है और फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्ट करता है, दैट इज प्राइमरी डाटा। सेकेंड डेटा क्या है कि किसी दूसरी संस्था के द्वारा, जर्नल के द्वारा, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन किसी के दूसरे के द्वारा अपने लिए रिसर्च के लिए डाटा इकट्ठा किया गया रहता है और जब आप उसको उसमें से अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग उसमें से लेते हैं, दैट इज सेकेंड डेटा। अर्थात सेकेंडरी नाम से ये जानते हैं, स्पष्ट हो रहा होगा कि सेकेंडरी मीन्स दूसरा बार यूज करो, जैसे गाड़ी है, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड में आप जानते ही होंगे, तो फर्स्ट हैंड मीन्स प्राइमरी डाटा, सेकेंड हैंड मीन्स सेकेंडरी डाटा, मीन्स एक बार गाड़ी सेल हो चुकी है फिर दोबारा सेल हो रही है, अर्थात उसी तरह डाटा भी है, एक बार यूज हो चुका है दोबारा इसका यूज किया जा रहा है अपने पर्सपेक्टिव के अनुसार, तो दैट इज सेकेंड डाटा, राइट। चलते डेफिनेशन देखते हैं, द डाटा विच आर ऑब्टेन्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम, देखिए होता है ना फर्स्ट टाइम, बाय द इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ, अपने द्वारा, फॉर हिज पर्पज इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो जो अपने पर्पज के लिए फर्स्ट ऑफ टाइम डाटा ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज प्राइमरी डाटा, ओके, जो मैंने अभी बताया अभी। सेकेंड डाटा, द विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन अदर्स, इन्वेस्टिगेशन, पर्सन, इंस्टीट्यूशंस, तो होता है ना कि पहले किसी के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, पर्सन के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डाटा कलेक्ट हो चुका होगा फॉर दियर पर्पज, अपने पर्पज के लिए वो लोग किए होंगे, एंड द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेटर यूज देम आर कॉल्ड सेकेंड डाटा। तो वो अपने परचेज के लिए, जैसे मान लीजिए कि सेंसस है, ओके, ये जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कराती है 10 साल पे, जो अभी नहीं हुआ है, ओके। अब क्या हुआ कि इस सैंपल के आधार पर, इस सेंसस के आधार पर बहुत से रिसर्च होते हैं, दैट इज क्या है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, तो ये प्राइमरी डाटा है, ओके, और जब इसका आप यूज कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी डाटा, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट प्राइमरी डाटा। अब देखिए प्राइमरी डाटा का सोर्स कहाँ कहाँ से आता है, वन बाय वन करके पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बताया था कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो प्राइमरी डाटा कहाँ कहाँ से आएगा, एक एक करके देखिए। करेक्शन ये होगा फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मीन्स कि जब आप अभी आगे क्वेश्चनर और सब जो चीज़ें बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर जानते रहिए ऑब्जर्वेशन मीन्स कि मान लीजिए क्वेश्चनर लेकर के या शेड्यूल लेकर के आप गए और ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट में जा करके आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके आधार पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व करें सर्वेक्षण के द्वारा, कि आप सर्वेक्षण कर रहे हैं उससे डाटा ले रहे हैं, होता है ना कि सर्वे करने लोग आए हैं तो सर्वे करने डाटा नहीं लेते हैं, उसी को ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जा रहा है। जो आपके गांव में सर्वे करने वाले आते हैं, ऐसे समझना है, इसको यही कहा जाता है, ओके। तो भी डाटा कलेक्ट करते हैं जमीन से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, ओके। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू ले सकता है कोई, कि चलिए एक एक करके आइए, क्या 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 आपको परेशानी है, क्या आपको परेशानी है, उसके आधार डाटा कलेक्ट किया सकता है। सर्वे किया सकता है, ओके, जो मैंने बताया ऑब्जर्वेशन सर्वे। देखिए यहाँ दोनों में क्या अंतर है, ऑब्जर्वेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको पता नहीं होता है, लेकिन सर्वे में जब सर्वे कर रहे होते हैं तो उसको पता रहता है, जिस रिस्पोंडेंट जो होता है उसको पता होता है कि हमारा इसमें सर्वे हो रहा है, ओके। लेकिन ऑब्जर्वेशन में उसको पता नहीं हो सकता है कि वो जानता ही ना हो कि मेरा यहाँ पे, जानता ना हो कि हमारा यहाँ पे सर्वे हो रहा है या सुपरविजन हो रहा है, ओके। लेकिन सर्वे मेथड में वो जानता रहता है, यही दोनों डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ आर सेम, ओके। नेक्स्ट है फील्ड एक्सपीरियंस। देखिए फील्ड एक्सपीरियंस तब यूज करते हैं जब आप फील्ड में कोई, देखिए फील्ड एक्सपेरिमेंट है, सॉरी फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट की कोई साइंस चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके आधार पर नोट डाटा ले रहे हैं, ओके। तो जब कोई इंडिविजुअल्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करना होता है तो इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ओके। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए लेबोरेटरी में जा करके डिफरेंट टाइप से केमिकल्स को रिएक्शन करा के आप फील्ड से सर्वे करके आप एक्सपेरिमेंट करके नोट कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्या है शेड्यूल्स एंड क्वेश्चनर, जो आगे बात होगा अभी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल मीन्स, बस देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वही वाला चीज़ है कि जब क्वेश्चन में वाइवा में कभी बैठता हूँ मैं तो पूछा जाता है शेड्यूल क्या है, क्वेश्चनर बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं,
लेकिन सिंपल से यहाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ, आजकल कभी नहीं भूलेंगे। देखिए शेड्यूल और क्वेश्चन आयर में हमेशा कंफ्यूजन होना है। ओके, तो क्वेश्चन आयर जानते हैं कि क्वेश्चन से बना होगा। ओके, तो जब आप पेपर में सॉल्व करने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, इसका मतलब क्या है कि रिस्पोंडेंट आप हैं, जो कि पूछने वाला कौन है, हम लोग हैं, टीचर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आयर रिसर्चर के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन फिल किसके द्वारा किया जाएगा, रिस्पोंडेंट के द्वारा, उत्तरदाता के द्वारा। तो जब उत्तरदाता के द्वारा फिल किया जाता है दैट इज क्वेश्चन आयर। और शेड्यूल क्या है, शेड्यूल मीन्स कि हम ही रिसर्च स्कॉलर हैं और हम ही जाकर फिल करेंगे। जैसे आपके गांव में सेंसस वाले जो आते होंगे, देखते आपको नहीं देते हैं भरने के लिए, वो खुद भरते हैं। जब खुद भरते हैं तो शेड्यूल है, और जब क्वेश्चन आयर आपको दे दें, लीजिए भर दी, भर कर हमको दे दीजिए। मान लो हम लोग कोई फॉर्म भरवाते हैं, कोई स्कॉलरशिप फॉर्म, कोई फॉर्म, इसका मतलब क्या है, वो क्वेश्चन आयर कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन दिए हैं, उसको क्वेश्चन भर रहा है। मान लीजिए कोई गूगल फॉर्म सेंड किए हैं, तो गूगल फॉर्म में कोई स्टूडेंट भर रहा है, दैट इज क्वेश्चन आयर। ओके, तो ये इसमें डिफरेंस क्या है, एक चीज और ध्यान रखना है, इस शेड्यूल का यूज कब करेंगे, थोड़ा बताइए। आप सोच के देखिए, शेड्यूल का यूज क्यों करेंगे, कब। आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, पॉज करके क्या होगा। देखिए शेड्यूल का यूज तब करते हैं जब पॉपुलेशन आपकी लिटरेसी ज़्यादा हो। ओके, पढ़े लिखे साक्षर हो। ओके, साक्षर ज़्यादा है तो यूज करेंगे। और क्वेश्चन आयर, सॉरी साक्षर ना हो, सॉरी ओके, ये साक्षर यहाँ करना है। ओके, साक्षरता जब ज़्यादा होता है, और ये कब करेंगे, निरक्षरता ज़्यादा होता है। ओके, देखिए सेंसस वाले क्यों जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारी जनता बहुत कम पढ़ी लिखी है, तो इसलिए हम लोग भरेंगे शेड्यूल के द्वारा। अब क्वेश्चन आयर, जैसे मान लीजिए गूगल फॉर्म बताया, तो गूगल फॉर्म में क्यों दिक्कत नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ा लिखा है, तो उसको दे देंगे तो भर लेगा। तो क्वेश्चन आयर पढ़े लिखों को दिया जाता है जब आपको पता हो कि जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं, उत्तरदाता हैं, वह पढ़े लिखे हैं, तो आप क्वेश्चन आयर दीजिए। और जब आपको लग रहा हो कि पढ़े लिखे नहीं हमारे रिस्पोंडेंट, वो गलत भर सकते हैं, अर्थ गलत कर सकते हैं, हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो आप इन दिस सिचुएशन you have used a scheduled. Okay, are you getting this point, understand difference। चलते नेक्स्ट क्या है, केस स्टडी मेथड। कोई केस है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उस मेथड से आप कर सकते हैं डाटा को कलेक्शन। ओके, फील्ड स्टडी, फील्ड स्टडी तब कहती है कोई सोशल प्रॉब्लम के लिए। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम के लिए आप फील्ड स्टडी करते हैं, कि आप फील्ड में जा करके सोशल चीज़ों को देखते हैं कि क्या कल्चर है, क्या उनका मैरिज है, क्या उनका सिविलाइजेशन है, क्या उनकी बोली है, क्या उनका रहन सहन है, किस प्रकार से उनकी लिविंग कल्चर है। ये सब चीज़ों को कोई प्रॉब्लम है तो फील्ड स्टडी किया जाएगा। आप फील्ड में जाते हैं, उनके साथ रहते हैं और चीज़ों को एनालिसिस करके डाटा कलेक्ट करते हैं। राइट, लास्ट में क्या है, PRA, एंड देखिए ये क्या है, ये RA है और ये PRA है। ओके, तो आगे हम लोग बात करेंगे PRA और ARA। ओके, तो यहाँ पर जानते रहिए, इसको हम लोग तुरंत आगे बात करते हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पार्टिसिपेटिव, ये देखिए आर है यहाँ पे, इसका क्या है, ये आर है। आर मीन्स रैपिड, ओके, रूरल अप्रेजल, एंड PRA क्या है, पार्टिसिपेटिव रूरल, जो ये है रूरल अप्रेजल। ओके, तो बस यहाँ ध्यान रखना, आर से यहाँ रूरल है और P से पार्टिसिपेटिव है, यही चेंज है। ओके, चलते हैं आगे भी बात होगी भी तो डिटेल में बताएंगे उससे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चनर मेथड, जो बताया कि क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, जो लोग जान भी रहे होंगे, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल बताया जा रहा है। ओके, और चीज़ें बता ही दिया, केस स्टडी क्या है, फील्ड स्टडी क्या है, तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर, एक क्वेश्चनायर इज ए टूल से डिवाइस फॉर securing answer to the set of questions by the respondent who fills in the form of questionnaire। तो क्या करता है, जो रिस्पोंडेंट उठाता है खुद फिल करता है, दैट इज क्वेश्चनायर है, जो स्वयं फिल कर रहा होगा। क्वेश्चनायर बनाते समय चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि पढ़े लिखे लोग क्या हैं, हिंदी आती है कि नहीं आती है, इंग्लिश आती है कि नहीं है,
ये सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। उनकी जो सहमति है वो ली गई है कि नहीं ली गई है। ओके, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्वेश्चनार जब बना रहे होते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन की लॉजिक भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पहले पूछ रहे हैं कि बच्चे कितने हैं आपके, और बाद में पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या ये क्वेश्चन वाजिब है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले आप पूछेंगे कि आपकी शादी हुई है कि नहीं है, उसके बाद बच्चे पूछेंगे। तो ये लॉजिक को भी छोटा सा, जैसे लॉजिक बताया एग्जाम्पल के लिए, इस लॉजिक को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होगा, उसी सीक्वेंस के अनुसार क्वेश्चन को पुटअप करना होता है, राइट। और टाइप ऑफ क्वेश्चनार देखते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चनार में क्या है? फर्स्ट है द क्लासिफायर आर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स ऐसे समझिए इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में गए हैं सर्वे करने के लिए, या आप क्वेश्चनार दिए हैं, तो क्या उसका नाम नहीं पूछेंगे? उसके पिताजी के नाम पूछ सकते हैं, उसका जीमेल जान सकते हैं, उसका ईमेल नंबर जान सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर जान सकते हैं, उसकी एज जान सकते हैं। जबकि हो सकता है कि उसकी आवश्यकता आपको रिसर्च में ना पड़ रही हो। मे बी पॉसिबल कि जो नाम उसके पूछे हैं, नाम से आपको रिसर्च पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप उससे पूछते हैं। ओके, मैं क्वेश्चनार के एक दिखा भी दूंगा जो मैं बनाया था, लेकिन मैं उसको सोचा हूँ कि जब स्केल लिकर्ट स्केल बताऊंगा कि क्वेश्चनार किस स्केल पर तैयार होता है। ओके, और ख़ास बात यह है कि मैं न जानते हुए भी सही बनाया था। ये खास बात समझिए, यही भाग्य होता है कि मैं लिकर्ट स्केल को जान भी नहीं रहा था कि लिकर्ट स्केल भी होता है क्वेश्चनार तैयार करने के लिए, और फिर भी मैं वही देख कर बनाया था। वैसा ही सोचिए, अगर नहीं होता तो सोचिए क्या होता है, थीसिस हमारी गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए आपको मैं बता दूंगा कि लिकर्ट स्केल पर, तो उसी समय में बता भी दूंगा अपना क्वेश्चनर जो मैंने सेल्फ डिराइव किया था। ओके, बनाया था। तो चीज़ों को देखिए हमारे साथ हैं, तो एक चीज़ तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि चीज़ें कोई भी होंगी बहुत प्रैक्टिकली, बहुत इंजॉय के साथ आप पढ़ेंगे, कोई प्रेशर नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो क्लास में देखते होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता हूँ पढ़ाई लिखाई में। प्रेशर की बात क्या बात है? इंजॉय के साथ पढ़िए, मन करे पढ़िए, मन करे आज मत पढ़िए, कौन सी दिक्कत है? लेकिन जब पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड मीन्स जैसे कि मान लीजिए कि यस और नो देना है, कि डिस्क्राइब करने के लिए देना है, या लॉन्ग आंसर लिखने के लिए देना है। तो जब लॉन्ग आंसर देंगे तो ओपन हो गया। यस और नो पूछ रहे हैं या ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, दैट इज इंडेड हो गया। इंडेड मीन्स कि आप आंसर बता दे रहे हैं कि इसी में से बताना है, यस करना है या नो करना है, ये 4 ऑप्शन में बताना है, तो इंडेड हो गया। और ओपन हो गया लॉन्ग आंसर लिख देने की, एक पैराग्राफ लिखिए, एक पेज लिखिए, एक लाइन लिखिए। जब एक लाइन लिख रहे हैं दैट इज ओपन। ओके, नेक्स्ट क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं बताया ही, आपको 4 ऑप्शन दे दिएगा, इसमें से चूज करना है। नेक्स्ट क्या है? डिक्टोमस क्वेश्चन। ये क्या है? डिक्टोमस निश्चित है। ये क्या है? डिक्टोमस मीन्स कुछ निश्चित क्वेश्चन होंगे, निश्चितता कितनी है, ये सब चीजों को जब आप देखते हैं दैट इज डिक्टोमस क्वेश्चन। ओके, तो डिक्टोमस यहाँ पर निश्चितता के रिलेटेड होती है कि यस करना है कि नो करना है या नो ओपिनियन है, कि आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। ये निश्चितता टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट। डिक्टोमस जो कहा जाता है। आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट में, शेड्यूल मेथड। नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल। शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में बताया था कि ये किसके द्वारा भरा जाएगा? रिसर्चर के द्वारा। ओके, रिसर्चर स्वयं भरेगा, सेल्फ। जो ही शेड्यूल आए तुरंत ध्यान रखना है कि तुरंत तो सेल्फ भरेगा। ये कब यूज किया जाएगा? जब अशिक्षित लोग ज़्यादा होंगे। ओके, जब अशिक्षित लोग ज़्यादा होंगे तो इसको यूज किया जाता है, क्योंकि रिसर्चर पढ़ा लिखा है, वो सबसे जाके ले सकता है। ओके, द नेम शेड्यूल इज यूजुअली अप्लाइड टू ए परफॉर्मेंस containing set of question which is asked and filled by an interviewer। होता है ना इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला उसी के द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। ए फेस टू फेस सिचुएशन विद रिस्पोंडेंट,
रिस्पोंडेंट टू फेस। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जनगणना। जब जनगणना वाले देखिए आते हैं तो आपसे फेस टू फेस पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कितने साल के हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या क्या करते हैं। दैट इज शेड्यूल मेथड। और आपको नहीं देते हैं भरने के लिए, स्वयं भरते हैं, इसलिए शेड्यूल है। ओके, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ शेड्यूल। अनुसूची। आप इसको क्या कहता है? अनुसूची है। ओके, ध्यान रखना। अब क्या है? ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल। ऑब्जर्वेशन करके भर सकते हैं, या किसी से पूछ नहीं रहे, ऑब्जर्व करके भर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शेड्यूल। डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि जैसे सेंसस के डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है ना। आप देखिए सेंसस वाले क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कर सकते हैं। रेटिंग इसके शेड्यूल मीन्स रेटिंग देने के लिए, कि फर्स्ट रेटिंग देना है, सेकेंड रेटिंग देना है, थर्ड रेटिंग देना है, फोर्थ रेटिंग देना है, इसके लिए भी आप शेड्यूल मेथड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू शेड्यूल्स। आप इंटरव्यू की तरह कर सकते हैं, इंटरव्यू की तरह अपना डाटा खुद ही भर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, रैपिड। देखिए इसको मैं बताने वाला था, जो वहाँ पे रैपिड रूरल। ओके, देखिए यहाँ पर आ गया रैपिड रूरल अप्रेजल, क्योंकि ये मुझे पहली बार पढ़ा हूँ। आप रियली में बताऊँ दिल से, ये फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। ओके, ये समझिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो भी कंटेंट दिया जाए बहुत ही हाई लेवल का दिया जाए, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि दूसरा चैनल भी या दूसरा वीडियो के भी दूसरा चीज़ें देखना है। जो भी कंटेंट मिले परफेक्ट मिले, ओरिजिनल मिले, पर्याप्त मिले। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है? रैपिड रूरल अप्रेजल, पार्टिसिपेटिव रूरल अप्रेजल। ओके, यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेटिव से आप जान ही रहे हैं, उसमें खुद होगा, पार्टिसिपेट कर रहा होगा, लेकिन वो जान नहीं रहे होंगे लोग, उसी से लिया गया है रैपिड रूरल से। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं NRRA। ओके, इंफॉर्मेशन इज इलिस्टेटेड एंड एक्सट्रैक्टेड बाय आउटसाइडर्स। ये किसके द्वारा लिया जा रहा होगा? आउटसाइडर के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? रिसर्चर गो टू रूरल एरियाज, अर्थात मैं रिसर्चर हूँ तो मैं रूरल में गया, ऐसे। ओके, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन किया, एंड देन ब्रिंग इट अवे टू द प्रोसेस एंड एनालाइज द रिजल्ट्स, और उसको मैं लाया। इसका मतलब क्या है? कि जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया, ग्रामीण क्षेत्र में डाटा को कलेक्ट किया और डाटा को लाया, दैट इज रैपिड रूरल अप्रेजल। आप ग्रामीण का मूल्यांकन कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या है? इन PRA इंफॉर्मेशन इज ओन्ड एंड शेयर्ड बाय लोकल रिस्पोंडेंट। जो शेयर किया जा रहा है किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि स्वयं वो नहीं जा रहा है, रिस्पोंडेंट के द्वारा जाएगा। ओके, रिसर्चर गो टू रूरल एरिया, रूरल एरिया में जाएगा, लेकिन आगे वाली बात इंपॉर्टेंट है, बट द फैसिलिटेट रूरल पीपल इन कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द देमसेल्फ। लेकिन जो रूरल पीपल हैं वो खुद अपने को डाटा कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे इंफॉर्मेशन का स्वयं। ओके, तो इसको पार्टिसिपेटिव रूरल अप्रेजल कहा जाता है। वो पार्टिसिपेट किए हैं, स्वयं उसमें हैं, और उसके आधार पर अप्रेजल कर रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज पार्टिसिपेटिव रूरल अप्रेजल। ओके, दोनों में डिफरेंस समझ गए। यहाँ पर डाटा आएगा, डाटा ले रिसर्चर लेके आ जाएगा, वो अपने ऑफिस में आकर के कंक्लूजन निकालेगा। यहाँ पर क्या है कि जाएगा, रिस्पॉन्ड जो रिसर्चर होगा रिस्पोंडेंट को दे देगा, रिस्पोंडेंट अपना में रिस्पॉन्ड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कलेक्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, स्वयं वही कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पर क्या है? द इंफॉर्मेशन गैदर इज ओन्ड बाय द आउटसाइडर एंड ऑफ्टन नॉट शेयर्ड विद द रूरल रिस्पोंडेंट फ्रॉम हु इन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जैसे मान लीजिए कि मैं वाराणसी क्षेत्र से हूँ, तो वाराणसी क्षेत्र से मान लीजिए कोई मैं डाटा लिया। ओके, तो डाटा से जो भी इंफॉर्मेशन आया मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ना है तो अपने से पढ़ लीजिए, मैं बताने नहीं जाऊंगा। इसका यही बताया जा रहा है कि आप जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ से डाटा को लाते हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, कोई फाइंडिंग देते हैं, कोई कंक्लूजन देते हैं, लेकिन उस कंक्लूजन को उस पब्लिक को बताते नहीं है जिससे आप डाटा लिए हैं, सबके लिए सामान्य रूप से बताते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? द इंफॉर्मेशन कलेक्ट इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय रूरल रिस्पोंडेंट बट यूजुअली शेयर्ड विद द रिसर्चर। तो यहाँ पर क्या है कि रिस्पोंडेंट द्वारा डाटा कलेक्ट भी किया जाएगा, जो उत्तरदाता है रिस्पोंडेंट, उसके द्वारा डाटा कलेक्ट भी किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, इंफॉर्मेशन जनरेट भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, और रिसर्चर्स के शेयर भी किया जाएगा सामान्यतः। ओके, यूजुअली शेयर्ड विद रिसर्चर, जो रिसर्चर है उसे शेयर भी किया जाएगा। ये हमारे से फाइंडिंग आया है। ओके, तो दोनों में चीज़ों में समझ गए कि फर्स्ट में क्या है कि जो रैपिड रूरल में
कि रिसर्च स्कॉलर जाएगा, डाटा लेगा, डाटा को लाएगा अपने ऑफिस में चाहे अपने घर पर एनालिसिस करेगा, रिजल्ट निकालेगा और सबको बांट देगा। ये इंडिविजुअल नहीं करेगा कि जहाँ से हम लाए हैं डाटा उसको केवल दें। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है कि इन रिसर्चर जाएगा, बोल देगा कि देखिए ये डाटा चाहिए, ये हमको इन्फॉर्मेशन बना करके दे दीजिए मुझे, मैं लेके जाऊँगा। ओके, वो लोग खुद डाटा कलेक्ट करेंगे, खुद उसके एनालिसिस करेंगे, खुद अप्रेजल करेंगे, सब कुछ वहीं तैयार करेंगे और वो रिसर्चर को दे देंगे। ओके, तो रिसर्चर क्या करे, रिसर्चर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपेटरी क्यों जो पर हो रहा है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है, ओके, रिस्पोंडेंट उत्तरदाता जो उत्तर देने वाला है, जो सैंपलर आपका है, सैंपल लेने वाला, सॉरी सैंपल देने वाला, वो उसी में है ही, इसलिए पार्टिसिपेटिंग कहा जा रहा है, पार्टिसिपेट किया हुआ है रिसर्च में। ओके, देख रहे हैं, रिसर्चर गो टू रूरल एरिया बट दे फैसिलिटेट रूरल पीपल टू इन कलेक्शन। जो लोग होंगे वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे कैसे कलेक्शन किया जाए, कैसे एनालिसिस किया जाए, इसीलिए पार्टिसिपेटिव कहा जा रहा है। ओके, तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई थिंक आप लोग को बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, मुझे विश्वास है। अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी डाटा। अब यहाँ पर फर्स्ट डाटा, प्राइमरी डाटा समाप्त हो चुका है कि आप कैसे कैसे प्राइमरी डाटा लेते हैं, ये चीज़ों को समझ गए। अब आता है सेकेंड डाटा। सेकेंड डाटा बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। जब बना बनाया खाना मिलना है तो कहीं दिमाग लगाया जाता है? आप सोचिए, खाना कहीं बना बना, जैसे कहीं आपको परोस के मिल गया खाना, तो क्या बताए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ी? कभी नहीं। इसी तरह से सेकेंड डाटा है। सेकेंड डाटा ऑलरेडी किसी द्वारा कलेक्ट हो चुका है, आपको केवल अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेना है। ओके, इसलिए सेकेंड डाटा आता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, सोर्स ऑफ सेकेंड डाटा क्या है और सेकेंड डाटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, कोई भी सेकेंड डाटा ले रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? रिलेबिलिटी ऑफ डाटा। रिलेबिलिटी मीन्स कि डाटा कहाँ से लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कोई ऑनलाइन गूगल सर्च से ले लिए, नहीं, कोई ऑथराइज से लीजिए। वो डाटा कब का है, ओके, और उस पर कितना लोगों का विश्वास है। ओके, जैसे नहीं न्यूज़ चैनल से होता, कोई न्यूज़ चैनल वाला बता रहा हो, न्यूज़ चैनल मान लीजिए कोई सरकार के पक्ष में से बताता हो और वो डाटा दे रहा है, तो उस पर विश्वास नहीं करना है। जो इस पर लोगों का विश्वास ज़्यादा हो कि ये जो डाटा देता है वो परफेक्ट होता है, ओके, तो उस पर डाटा विश्वास करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप पहले रिलेबिलिटी आप डाटा चेक करना है कि जो डाटा आप पहले कलेक्ट हो चुका है उस डाटा की रिलायबिलिटी क्या है, क्या वो अच्छा सा कलेक्ट होता है। केवल लोग अपने से मन से तो नहीं भर देते हैं डाटा, क्योंकि देखिए सरकारी डाटा जानते हैं बहुत ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे सरकारी अधिकारी भर देते हैं कि चलो ये इतना होगा, ये इतना होगा, तो क्या वो रिलायबल है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? सुटेबिलिटी ऑफ डाटा, कितना सुटेबल है। जो आप रिसर्च करने वाले हैं जानते हैं कि जो डाटा फर्स्ट टाइम जो रिकवर हो रहा होगा, जो कलेक्ट हुआ होगा, वो तो रिसर्चर अपने लिए किया होगा। अब आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप सुटेबिलिटी देखेंगे कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अनुसार ये डाटा काम आएगा कि नहीं। तो सुटेबल होगा डाटा लेंगे, सुटेबल नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ओके, जो एज है, जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, जो आपकी इनकम ग्रुप्स हैं, जो जॉब है, उसके अनुसार लेंगे। अगर आपके अनुसार लग रहा होगा कि ये डाटा ले सकते हैं तो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या? एडिक्वेसी ऑफ डाटा। जो भी डाटा ले रहे हैं वो क्या पर्याप्त है, डाटा है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। अगर पर्याप्त है कि नहीं है, आपके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को, तो जब भी आप सेकेंड डाटा चूज करेंगे ये तीन चीज़ों को ऑलवेज यू आर रिमेंबर इट, राइट। जब आप सेकेंड डाटा चूज करने जाइएगा ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सुटेबिलिटी ऑफ डाटा एंड एडिक्वेसी ऑफ डाटा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। सोर्स कहाँ कहाँ से हो सकता है? देखिए इसके डिफरेंट टाइप के सोर्स हैं, लेकिन कुछ मैं पॉइंट लिख दिया हूँ, कुछ नहीं भी लिखा हूँ, लेकिन जानते रहे कि डिफरेंट टाइप। जैसे ऑफिशियल पब्लिकेशन, जैसे मान लीजिए कि इंडिया की कोई मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, कोई भी आरबीआई है, कोई भी ले लीजिए, गवर्नमेंट की संस्था जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन मीन्स ऑफिस की पब्लिकेशन होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ डाटा आ रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई डाटा, होम डाटा से आ रहा है, कितने लोग एक्सपायर कर रहे हैं, कितना हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इसको ऑफिशियल पब्लिकेशन कहा जाता है कि आप उससे भी ऑफिस के द्वारा जो पब्लिकेशन कह रहे हैं उससे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिफरेंट टाइप के रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, उस रिसर्च के द्वारा डाटा काम ही रिसर्च करना है। अब इसमें देख रहे हैं गूगल खुद ही अपना करा ले रहा है, गूगल है, फेसबुक है, खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुछ बुक्स पढ़ रहे होंगे, बुक्स भी डाटा आ रहा होगा, जर्नल्स पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, कोई थीसिस लिखा होगा, थीसिस से, कोई आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से,
डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों से आप सेकेंड डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड लास्ट में अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्स मीन्स कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइवेट संस्था है, वो हो सकता है कि अपने डाटा पब्लिश नहीं किए, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा इसके बारे में बताइए कि आप, जैसे मान लीजिए कि लेबर के बारे में वो कुछ नहीं बताती है कंपनी, तो आप लेबर के बारे में पूछ सकते हैं कितना आप सैलरी देते हैं, कितना आवर्स काम कराते हैं, इस वजह से पूछ सकते हैं। इसका मतलब वो भी आपका डाटा है। ये एक बार नेट जरा क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि अनपब्लिश डाटा क्या हमारे डाटा की सोर्स है कि नहीं, और कौन सा सोर्स है। दैट इज सेकेंडरी डाटा सोर्स एंड रिलायबल सोर्स। रिलायबल सोर्स मीन्स क्या है, अब देखिए यहाँ और इससे तुलना करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस दोनों को छोड़ दीजिए, इसको जो पब्लिश हो चुका है उसको पब्लिक डाटा, और जो पब्लिश नहीं हुआ है अनपब्लिश डाटा। जैसे आरटीआई से आप मांगते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप कोई भी डाटा मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको नहीं दी होती है। तो आप अनपब्लिश्ड है, इसका मतलब कि जब अगर अनपब्लिश नहीं होता तो गवर्नमेंट पब्लिश करती, लेकिन पब्लिश नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक तरह से अनपब्लिश डाटा को मांगने का सोर्स है। कि आप यदि चाहते हैं कि कोई डाटा, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछना हो कि कितने भारत में सरकारी नौकरी में कौन सी कास्ट के लोग कितना है, तो आपको अनपब्लिश डाटा मीन पब्लिश नहीं किए हैं लेकिन उस डाटा को देंगे, आप उससे आधार पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है सेकेंडरी डाटा को कैलकुलेट करते समय। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जो कि हम लोग प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किए, कैसे किया जाता है हम लोग देखे, शेड्यूल देखे, क्वेश्चनर्स देखे। आई थिंक वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग स्केल पढ़ेंगे कि जब डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ये सब पढ़े होंगे, नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, जिसको हम लोग को देखेंगे कि किस प्रकार से स्केल के द्वारा डाटा कलेक्ट होता है। मैं देखिए, आप मेरी आदत तक देखे होंगे कि मैं जो अगला पढ़ाने वाला होता है मैं बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ जानते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा जानते रहे चीज़ों को। ये क्लास की पहली प्राथमिकता है। आप जब टीचर होंगे ना, तो जब रिसर्च एप्टीट्यूड सॉल्व करने जाएंगे तो ये बताया जाता है कि जब आप लास्ट दो क्लास, जब क्लास पढ़ाते जाते हैं, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, याद आ गया तो। फर्स्ट, जब आप किसी भी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो लास्ट में क्या पढ़ाए हैं उसको 2 मिनट डिस्क्राइब करिए। जो आप देखेंगे, जो क्लास वाले अगर वीडियो देख रहे हो जानते होंगे, मैं जो कुछ भी बताता हूँ 2 मिनट पहले बताता हूँ कल क्या मैं पढ़ाया था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, और कल क्या पढ़ाने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ, ताकि कोई ऑनलाइन पढ़ सकता है, कोई गूगल से सर्च कर सकता है, कोई बुक्स पढ़ सकता है, ताकि कुछ चीज़ों को उसको चीज़ें पता रहे, ताकि जब क्लास डिलीवर हो, क्लास के लेक्चर हो रहे हों, तो वो थोड़ी सी माइंड से कॉन्शियस होकर सुने कि नहीं हम पढ़ रहे थे तो यह नहीं समझ में आ रहा था, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो और कॉन्शियस होकर पूछेगा और वो पूछ करके अपना डाउट भी क्लियर कर सकता है। तो इसलिए मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब मैं क्लास लूँ, चाहे ऑनलाइन ले रहा हूँ या ऑफलाइन ले रहा हूँ, तो मैं अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी को ये पता रहे कि अगला क्लास क्या होगा, पिछला क्या पढ़ाया था, ताकि क्लास में कोरिलेशन रहना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो क्लास कहाँ जा रहा है, ये क्लास कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।